औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टैंडर्ड स्टफ्स उर्दू यूट्यूब चैनल में खुशामदीद। मेरा नाम समीउल्लाह है और इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे डीप न्यूट्रिशन वाई योर जीन्स नीड ट्रेडिशनल फूड किताब की समरी, जिसको लिखा है कैथरीन शैनाहन जो कि एक एमडी हैं, और इनके साथ ल्यूक शैनाहन थे जो कि कैथरीन के हस्बैंड और एक कुक थे। इन्होंने मिलकर लिखा है। ये किताब सारी की सारी न्यूट्रिशन के बारे में है और खानों के बारे में है कि आपको कैसा खाना खाना चाहिए। तो इस किताब की ज़्यादा डिटेल में जाने के बजाय मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि अगर आप अपना पेट कम करना चाहते हैं, वज़न कम करना चाहते हैं, दिमाग को तेज़ करना चाहते हैं, एनर्जी को बढ़ाना चाहते हैं, जवान दिखना चाहते हैं, अगर आपकी रिंकल्स वगैरह हैं या जोड़ों में दर्द होता है, कोई भी प्रॉब्लम है, और साथ ही साथ अगर आप अपने होने वाले बच्चों को सेहतमंद, तंदुरुस्त, तवाना और भरपूर सेहत से नवाजा हुआ देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आपने लाजमन देखना है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। इस किताब के अंदर सबसे पहले मैं ये बता देता हूँ कि आपने चीनी और वेजिटेबल ऑयल और प्रोसेस्ड फूड को इस्तेमाल नहीं करना है अगर आप इस किताब से मुकम्मल फ़ायदा लेना चाहते हैं। सबसे ज़्यादा नुकसानदेह है वेजिटेबल ऑयल, यानी लतीफ़, हूर और ये जितने भी तेल हम यूज़ करते हैं ये सारे नुकसानदेह हैं। इनकी बजाय आप जैतून का तेल यूज़ कर सकते हैं या सरसों का तेल अगर आप कोई निकलवा लें ताज़ा या ख़ुद का, यानी जो आर्टिफिशियल ना हो। ठीक है। उसके बाद आप चीनी की बजाय शहद यूज़ कर सकते हैं। अब प्रोसेस्ड फूड क्या होते हैं? ऐसे खाने जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग की जाए उन्हें प्रोसेस्ड फूड कहा जाता है। अब प्रोसेस्ड फूड्स का मतलब ये होता है कि इनके अंदर जो वाइटामिन और मिनरल्स होते हैं इनकी वैल्यूज़ तब्दील हो जाती हैं। अगर वो ज़्यादा होती हैं तो कम हो जाती हैं या फिर वो बिगड़ जाती हैं। वो फ़ायदे की बजाय नुकसानदेह वाले मालिक्यूल्स एंड एटम्स के अंदर तब्दील हो जाते हैं। लिहाजा आपने प्रोसेस्ड फूड से बचना है। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे गंदम है, तो गंदम के जो दाने हैं अगर आप उन्हें पिसवाते हैं तो ये एक प्रोसेसिंग है। फिर उनको पिसवाने के बाद आप आटा गूंदते हैं, वो दूसरी प्रोसेसिंग है। अब आटे की अगर आप रोटियां लगाते हैं ये तीसरी प्रोसेसिंग है, जो हीट से रोटियां पकती हैं। तो इतनी ज़्यादा प्रोसेसिंग के बाद उस गंदम के अंदर कितने वाइटामिन और मिनरल्स बचे होंगे? अगर बचे भी होंगे तो वो डिस्टोर्टेड हो गए होंगे, बिगड़ गए होंगे, वो फ़ायदेमंद की बजाय नुकसानदेह बदल गए होंगे। लिहाजा कोशिश करें कि प्रोसेस्ड फूड, वेजिटेबल ऑयल और चीनी से बचें। ये इस किताब के अंदर आप बताया गया है कि कैसे वेजिटेबल ऑयल और चीनी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। इंतहाई हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा ब्रेन होता है, हमारा स्टमक होता है, जो लीकी गट, जो मैदा ख़राब हो जाता है, ये सारे के सारे प्रॉब्लम्स इन्हीं शुगर और वेजिटेबल ऑयल ये दोनों जब मिल जाएं तो बस इतने नुकसानदेह हो जाते हैं कि बंदा सोच ही नहीं सकता है। अब हम शुरू करते हैं किताब की समरी। तो चीनी, वेजिटेबल ऑयल, प्रोसेस्ड फूड को छोड़ने के बाद आप जिन चीज़ों को इस्तेमाल कर सकते हैं उनका जिक्र बाद में होगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ जीन्स के बारे में। जीन्स हमारी बॉडी के हर एक सेल के अंदर होते हैं और ये मिलकर काम करते हैं मुख्तलिफ टिश्यूज़ के अंदर, और ये डीएनए के बने हुए होते हैं। अब जीन्स इतने, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर होते हैं जैसे रेत का एक ज़रा होता है ना, रेत के ज़रे से भी छोटे होते हैं जीन्स। अगर आप अपने जीन्स को चेंज कर लें तो आप अपनी स्किन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। आपके अगर बाल गिरते हैं तो आपके बाल गिरना भी कम हो सकते हैं। आप हर चीज़ को, मतलब ये है, अगर आप जीन्स को अच्छा राइट मैसेज दे सकें खाने के ज़रिए तो आप कुछ भी करवा सकते हैं जीन्स की मदद से। अब जीन्स किस तरीके से डिस्टर्ब होते हैं? अगर आप जीन्स से मुकम्मल तौर पर काम लेना चाहते हैं तो आपको दो चीज़ों से बचना है। पहली चीज़ है मेल न्यूट्रिशन, दूसरी चीज़ है टॉक्सिन्स। टॉक्सिन्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो नाखालिस हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप दूध के अंदर कोई केमिकल मिला देते हैं तो ये एक किस्म का टॉक्सिन बन जाएगा। ये दूध अब दूध नहीं रहेगा, इट विल बी टॉक्सिन। और मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये होता है कि अगर आपको कुछ ख़ास वाइटामिन एंड मिनरल्स की डेफिशिएंसी है और आप कुछ आधे अधूरे वाइटामिन एंड मिनरल ले रहे हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे अगर आप विटामिन डी ले रहे हैं और कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, जो कि एक विटामिन है, तो या मिनरल जो भी है, तो विटामिन डी अगर आप
ले रहे हैं, कैल्शियम नहीं ले रहे हैं, तो आपको ज़्यादा नुकसान है बजाय फ़ायदे के। अब इससे मेल न्यूट्रिशन होगी, न्यूट्रिशन नहीं होगी। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि आपको गलत तरीके से आपके बॉडी के अंदर इनका असर होगा। तो अगर आप ऑप्टिमल न्यूट्रिशन चाहते हैं, सही न्यूट्रिशन चाहते हैं, तो आपको सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स, सारे के सारे वाइटामिन एंड मिनरल्स जो है अपनी डाइट के अंदर शामिल करने चाहिए। वरना ख़ास किस्म की हमारी जो एंजाइम होती हैं, जो जीन को प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करते हैं या ट्रांसलेट करते हैं, वो डॉर्मेंट पड़ी रहती हैं और हमारा कोई भी फ़ायदा नहीं होता। जैसे विटामिन डी और कैल्शियम मिलकर हड्डी बनाते हैं, अगर हमारे पास कैल्शियम या विटामिन डी ना हो तो हमारी हड्डी इतनी डेवलप नहीं होगी। लिहाजा अपनी डाइट के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिशियस फूड, वाइटामिन और मिनरल्स से भरपूर खानों का जो है आपने तनावुल फरमाना है। नेक्स्ट जिस चीज़ के बारे में मैं बात कर रहा हूँ कि जीन्स की सबसे अच्छी प्रोग्रामिंग होती है बचपन के अंदर, जवानी के अंदर, जब बंदा बालिग हो रहा होता है। लेकिन बुढ़ापे के अंदर इनका जो जीन्स जो तब्दील होते हैं वो बहुत ही कम होते हैं। लिहाजा अगर आप जवानी में ही या आप बचपन से ही बच्चों को अच्छी खुराक, अच्छा खाना देंगे तो वो बुढ़ापे तक इतने स्ट्रांग रहेंगे कि आप इमेजिन ही नहीं कर सकते। पहले दौर वाले जो बंदे थे उनके कद भी बड़े लंबे थे और वो बड़े ताकतवर होते थे। क्यों? क्योंकि उनकी खुराक बड़ी नेचुरल और बड़ी ही अच्छी थी। अब अगर आप जीन्स की चेंजिंग चाहते हैं तो जेनेटिक चेंजिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है विटामिन सी, क्योंकि विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो हमारे जीन्स को तब्दील करता है, जो कि लेमन और खट्टी तुर्फ चीज़ों के अंदर, मतलब जो सिट्रस फ्रूट होते हैं उनके अंदर पाया जाता है अक्सर। विटामिन ई और सी दोनों ही इम्पोर्टेंट हैं फ्री रेडिकल्स के लिए। अगर आप फ्री रेडिकल से बच जाएं तो आपकी न्यूट्रिशन भी बढ़ सकती है। लिहाजा आपने विटामिन ई एंड सी का ज़्यादा से ज़्यादा जो है यूज़ करना है। और जीन्स क्या होते हैं? जीन्स छोटी प्रोटीन प्रोड्यूसिंग मशीन होती हैं जिनसे मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें बनती हैं। अब हमारे जो भी मसल हैं ये भी इन्हीं छोटी प्रोटीन से बने हुए हैं। हर चीज़ इन्हीं प्रोटीन से बनती है। और प्रोटीन किससे बनते हैं? जीन से बनते हैं। अब अगर आप बहुत ज़्यादा विटामिन और मिनरल को एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो आप एसिड एंड फैट्स का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। अब इसके पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक ये है कि कुछ हम बहुत सारे खाने खाते हैं जिनके अंदर विटामिन भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, लेकिन वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, हमारी बॉडी के ऊपर लगते नहीं हैं। अगर आप इन्हें एब्जॉर्ब करना चाहते हैं तो आप उन जो भी खाना खा रहे हैं उन्हें एसिड वाले, मतलब फ्रूट्स जैसे लेमन हो गया या विटामिन सी वाले जितने भी फ्रूट होते हैं, एसिड वाले, और फैट्स वाले जैसे आप देसी घी यूज़ कर सकते हैं या ओलिव ऑयल यूज़ कर सकते हैं या सरसों का तेल यूज़ कर सकते हैं। सबसे बेस्ट हैं देसी घी और ओलिव ऑयल। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी डाइट का ना तकरीबन 70% फैट होना चाहिए, उससे कम होना चाहिए, बहुत ही कम होना चाहिए प्रोटीन, और सबसे कम होना चाहिए कार्बोहाइड्रेट्स। लेकिन यहाँ मुसीबत ये है, हमारा 70% कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन बिल्कुल कम है, और फैट जो हम ले रहे हैं जो वेजिटेबल ऑयल से आ रही है वो बहुत ही नुकसानदेह है। लिहाजा अगर आप रियल फैट को अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करते हैं इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। तो आप क्या करें, यू कैन डू फैट्स के कुछ सोर्सेज हैं। आप नट्स से ले सकते हैं, नट्स जैसे आमंड्स हो गए और मुख्तलिफ़ किस्म के जितने भी नट्स होते हैं उनके अंदर आपको फैट्स की भरपूर मात्रा, भरपूर मिकदार, क्वांटिटी मिल सकती है। उसके बाद आप नेक्स्ट में आप लोगों को ये बताने वाला हूँ कि आप मिल्क सबसे हम कह सकते हैं कि हेल्दी एंड द बेस्ट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन है। सबसे ज़्यादा विटामिन्स एंड मिनरल्स मिल्क के अंदर पाए जाते हैं जिनसे एक बच्चे की पूरी डेवलपमेंट हो सकती है, यानी उसका कद बढ़ना, उसके टिश्यूज़ का डेवलप होना, मसल्स का डेवलप होना, हर चीज़ मिल्क से पॉसिबल है। तो मिल्क आपकी डाइट के अंदर ज़रूर शामिल होना चाहिए। मिल्क एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर आपको हर किस्म के विटामिन्स एंड मिनरल्स प्रोवाइड किए जाते हैं। लेकिन अक्सर बंदों को शुगर इंटॉलरेंस होती है,
यानी मिल्क के अंदर एक ख़ास किस्म की शुगर होती है जो वो बंदे डाइजेस्ट नहीं कर पाते, या तो उन्हें पेचश लग जाते हैं या पेट में दर्द होने लग जाता है, कोई ना कोई प्रॉब्लम हो जाती है। लिहाजा इसके लिए सबसे पहले इसका मतलब ये है कि आपका मैदा इतना स्ट्रांग नहीं है, आपका गट जो है, आपका जो स्टमक है वो लीकी है, वो लीक हो चुका है। इसके लिए आपको अपने स्टमक को हील करना पड़ेगा। हील करने के लिए मैंने आपको ये तीन चीज़ें बताई हैं, वो छोड़ दें और नेचुरल चीज़ें खाएं थोड़ी थोड़ी। उसके बाद अंडे भी बड़ी कमाल की चीज़ें हैं, बड़े न्यूट्रिशियस होते हैं, बड़े अच्छा सोर्स हैं प्रोटीन का। एंड आपकी डाइट के अंदर एक बैलेंस होना चाहिए। अगर आप फैट ले रहे हैं तो प्रोटीन लें, प्रोटीन ले रहे हैं फैट, प्रोटीन एंड जो है कार्बोहाइड्रेट्स आपने लाजमन लेने हैं। सबसे कम कार्बोहाइड्रेट्स, थोड़े ज़्यादा प्रोटीन एंड सबसे ज़्यादा फैट होनी चाहिए आपकी डाइट के अंदर। फैट आप शिया सीड्स यानी चिया सीड्स हो गए, फ्लैक्स सीड हो गए एंड एग्स हो गए, मिल्क हो गए, मुख्तलिफ सोर्सेज से आप फैट्स को ऑब्टेन कर सकते हैं। उसके बाद मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो हमारे एंसेस्टर्स थे ना, हमारे जो आबा व अजदाद थे जो इतने पावरफुल थे और स्ट्रांग थे, वो ये नहीं सोचते थे कि इसमें इतनी कैलोरीज हैं, इतनी कैलोरीज हैं, ये नहीं सोचते थे। वो क्या करते थे, वो सिर्फ ये देखते थे कि ये जो जानवर का गोश्त हम खा रहे हैं क्या ये सेहतमंद है और ये क्या क्या खाता रहे। अब तो हमारे पास जो जानवर आ रहे हैं उन्हें या तो फिर कोई इंजेक्शन लगाकर मोटा किया जाता है, या फिर उन्हें कोई दवाइयाँ और जो मुख्तलिफ़ किस्म के दूध बढ़ाने वाले पाउडर और काफ़ी खुराकें और मेडिसिन देकर उन्हें बढ़ाया जाता है। तो इन जानवरों से आपने बचना है। अगर कोई ऐसा जानवर जो एक चीज़ खाने के बजाय, जैसे भूसा खाने के बजाय वो मुख्तलिफ जगहों के ऊपर चरता फिरता है, वैरायटी ऑफ फूड्स को एक्सपीरियंस करता है, जड़ी बूटियाँ खाता है, तो अगर आप उसका गोश्त खाएंगे इट विल बी वेरी न्यूट्रिशियस एंड जानवर के अंदर भी, ठीक है। तो आप अगर वो गोश्त खा लेंगे तो आपको कोई भी नुकसान नहीं होगा, वो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। लिहाजा आपने ये देखना है कि जो भी यानी चीज़ आप खा रहे हैं, कोई अंडा है या जो भी चीज़ है, आपने उसका बैकग्राउंड देखना है कि बैकग्राउंड में इसके पीछे क्या है। जैसे अब ब्रायलर है, ब्रायलर बहुत ही डेंजरस हैं क्योंकि इन्हें मुख्तलिफ़ किस्म की ड्रग्स एंड इंजेक्शंस वगैरह के ज़रिए बड़ा किया जाता है। तो आपने इन चीज़ों से बचना है। अगर आप खाना चाहते हैं तो देसी मुर्गियाँ आप खा सकते हैं, विच आर वेरी ग्रेट सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन। अब मैं आपको सबसे इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूँ, 4 कैटेगरीज बताने वाला हूँ खानों की। इन 4 कैटेगरीज में से आप 2 कैटेगरीज डेली अपनी जो है डाइट के अंदर शामिल करें। आप जो भी खाना खाएं इन 4 कैटेगरीज में से होना चाहिए और मैं आपको गारंटी देता हूँ आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। सबसे पहली कैटेगरी है मीट। अब मीट क्या होना चाहिए, मीट फ्रेश होना चाहिए और खेतों से चराए गए सेहतमंद जानवर से लेना चाहिए। ठीक है, ऐसा जानवर जो खेतों में चरता हो, ये भी नहीं है कि एक ही खोंटे के ऊपर बंधा हुआ हो और फिर वो भूसा खा रहा हो। अगर आप मुख्तलिफ जगहों से चरे हुए सेहतमंद जानवर से जो है गोश्त लेते हैं तो मैं आपको गारंटी देता हूँ इट विल बी वेरी हेल्दी। और उसको पकाना किस चीज़ में, अगर आप उसको एक खालिस घी के अंदर, जैसे देसी घी हो गया या ओलिव ऑयल हो गया, ऑर्गेनिक ऑयल के अंदर पकाते हैं तो आपको बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स मिलेंगे। उसके बाद अब गोश्त तो मुख्तलिफ बंदे पकाते हैं तो वो कहते हैं कि यार कैंसर होता है, गोश्त के इतने नुकसान हैं। गोश्त के नुकसान नहीं है मेरे भाई, जिस तरीके से आपको गोश्त पकाते हैं वो तरीका जो आप यूज़ कर रहे हैं उससे पता चलेगा कि ये नुकसानदेह है या फ़ायदेमंद है। तो आपको मैं पकाने का तरीका बता रहा हूँ। 4 बातें आपने माइंड में रखनी है अगर आप गोश्त से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं। पहली बात यह है कि आपने गोश्त के ज़्यादा टुकड़े नहीं करने हैं, यानी जितने ज़्यादा उसके जो बोन्स हैं, जो टिश्यूज़ हैं, जो उसका गोश्त है और जो उनके ऊपर जो फैट है, जितने ज़्यादा इकट्ठे रहेंगे उतना ज़्यादा फ़ायदा होगा, जितने इनके टुकड़े करेंगे उतना नुकसानदेह होगा। लिहाजा जैसे एक चिकन ब्रेस्ट है तो 2 ब्रेस्ट होते हैं ना, एक साइड और दूसरी साइड, तो आप एक साइड को काट लें और दूसरी को भी काट लें, तो आपने इनको पका लेना है वैसे का वैसा, आपने अच्छे तरीके से पकाना है। अब अक्सर बंदे क्या करते हैं, ओवर कुक करते हैं। ओवर कुक करने से यानी फ्राई करने से वो फ़ायदेमंद के बजाय नुकसानदेह चीज़ों में बदल जाता है।
लिहाजा आपने मीडियम कुक करना है। अब ये कैसे पता चलेगा कि मीडियम कुक है या ओवर कुक है? मीडियम कुक जब होगा तो गोश्त से एक ख़ास किस्म का जूस निकलता है, एक लिक्विड सा निकलता है। उसका मतलब ये है कि अब गोश्त पक चुका है। अब गोश्त को आपने दो चीज़ें माइंड में रखनी है। अगर गोश्त चबाने काबिल है, च्यूएबल है, चबाने के काबिल है और उसमें से वो जूस निकल आया है, तो ये मीडियम कुक है, ये खाने के काबिल है। अंडर कुक भी नहीं करना है, यानी कच्चा भी नहीं छोड़ना है, वरना फिर भी नुकसानदेह होगा, इनडाइजेस्टेबल होगा, नाकाबिल हज़म होगा, फिर भी आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा। लिहाजा मीडियम कुक होना चाहिए जब गोश्त से जूस निकल आए। तीसरी बात यह है कि गोश्त को पकाने के लिए कि आप गोश्त की जो स्किन होती है, वो जो फैट होती है गोश्त के ऊपर, वो नहीं उतारनी। अक्सर बंदे क्या करते हैं, वो चर्बी जो होती है, जो फैट होती है, उतार देते हैं। पागल हैं, अक्सर न्यूट्रिएंट्स एंड वाइटामिन उसी के अंदर होते हैं। लेकिन ये ध्यान में रखना है कि जानवर चरा हुआ वैरायटी ऑफ हर्ब्स एंड वेजिटेबल्स का होना चाहिए। ठीक है, अगर ये है कि वो बीमार है और फिर आप खा रहे हैं तो फिर आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है, और कुदरती चीज़ें चरा हुआ होना चाहिए। उसके बाद चौथी बात यह है कि आपने हड्डी को भी गोश्त के साथ पकाना है। अक्सर बंदे क्या करते हैं, गोश्त को उतार लेते हैं हड्डियों से और हड्डियां फेंक देते हैं। बेवकूफ़ बंदे हैं। हड्डियों के अंदर एक जेलिटिन की प्रोटीन होती है जो कि हमारे जोड़ों के लिए, जो बूढ़े बुजुर्ग होते हैं और हमारी जो मतलब हमें यंग रखने के लिए और हमें खूबसूरत दिखने के लिए ये बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। लिहाजा हड्डियों को भी आपने गोश्त के साथ पकाना है। चार बातें हैं। पहली बात यह है कि गोश्त के ज़्यादा टुकड़े नहीं करने। दूसरी बात यह है कि मीडियम कुक करना है, यानी जब जूस निकल आए। तीसरी बात यह है कि आपने गोश्त की स्किन से फैट नहीं उतारनी। चौथी बात यह है कि हड्डियों के भी साथ पकाना है। अब दूसरा जो कैटेगरी है, पहली कैटेगरी गोश्त वाली थी, दूसरी कैटेगरी है ऑर्गन मीट। ये भी गोश्त वाली है, लेकिन इसका डिफरेंस ये है कि इसके अंदर हम जानवरों के अज़ा खाएंगे, ऑर्गन खाएंगे, जैसे जिगर हो गया, दिल हो गया, फेफड़े हो गए, वगैरह वगैरह। जो भी इस्लाम के अंदर हलाल चीज़ें हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। ऑर्गन मीट के अंदर मैं आपको मशवरा दूंगा, आप लिवर खाएं, जिगर, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है कि हमारे जिस्म के अंदर जितने भी एडिशनल इजाफी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं जो हमारे जिस्म को ज़रूरत नहीं होते, वो लिवर के अंदर स्टोर हो जाते हैं। तो अगर आप लिवर खाएंगे, तो आप किसी भी जानवर का लिवर खा रहे हैं, तो आपको बहुत ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स मिल रहे होंगे। ठीक है, और हम जानवर की जो भी आर्गन खाते हैं, हमारी उसी आर्गन को फ़ायदा मिलता है। जैसे हम किसी जानवर का थाइमस खाएंगे तो हमारे थाइमस को पावरफुल बनाएगा और हमारी इम्यूनिटी बढ़ेगी। अगर आप लिवर खाएंगे तो हमारा लिवर पावरफुल होगा, वगैरह वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट जो मैंने आपको ऑर्गन मीट के बारे में बताया, जैसे गोश्त के 4 तरीके बताया ना, 4 मेथड, लिवर के साथ भी आपने सेम मेथड अप्लाई करना है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा लेना चाहते हैं तो। तीसरा जो कैटेगरी है वो है फर्मेंटेशन एंड स्प्राउटिंग। बड़ी इम्पोर्टेंट कैटेगरी है, हमारे एंसेस्टर्स और सदियों से फॉलो करते आए हैं। इसके अंदर हम सबसे पहले स्प्राउटिंग के बारे में डिस्कस करते हैं। स्प्राउटिंग के मतलब होता है किसी चीज़ का फूटना, किसी बीज का फूटना। अगर आप स्प्राउटिंग के लिए आप क्या कर सकते हैं, स्प्राउटिंग के लिए आपने क्या करना है, बीज लेना है, कोई भी है, बादाम है या चिया सीड्स हैं, कोई भी बीज हैं, आपने उनको पानी के अंदर भिगो देना है। आपने रात को पानी के अंदर बादाम रख दिए, अब सुबह आप उठकर उनको खा लीजिए। अब भिगोने के अंदर क्या लॉजिक है? लॉजिक ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन बीजों को इतना स्ट्रांग और मतलब मजबूत बनाया है, इनकी जो कवर होती है, जो कोटिंग होती है, बड़ी पावरफुल होती है कि इनके अंदर से ना विटामिन्स और जो मिनरल्स हैं वो ज़ाया ना हो जाएं। जब हम पानी के अंदर इनको रखते हैं तो क्या होता है, पानी के अंदर जब हम रखते हैं तो बीज जब पानी के साथ मिलता है तो इसके अंदर जो एंजाइम्स होती है ना बीज के अंदर, वो जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है ना, उसको एनर्जी रिच न्यूट्रिएंट्स के अंदर तब्दील कर देते हैं जो बीज के उगने के लिए ज़रूरी होते हैं। तो उसके साथ जितने भी विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं वो सारे अनलॉक हो जाते हैं और वो इजी टू ऑब्जर्व हो जाते हैं, इजी टू डाइजेस्ट हो जाते हैं, यानी हज़म होना उनका आसान हो जाता है। अक्सर हम बादाम खाते हैं लेकिन वो हज़म नहीं होते हैं, पूरे हमारे जिस्म के ऊपर लगते नहीं हैं, लिहाजा आपने स्प्राउटिंग करनी है। ठीक है, स्प्राउटिंग का फ़ायदा ये है कि आपके जो कार्बोहाइड्रेट्स होती है उसकी मिकदार भी कम हो जाती है। कार्बोहाइड्रेट्स को बैक्टीरिया
मतलब जो है बीज अपने उगने के लिए यूज़ करता है। अक्सर बंदे पहले दौर वाले क्या करते थे, वो तो बीजों से कोंपलें निकल आती थी फिर खाते थे। अगर आप ऐसे करते हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप ज़्यादा से ज़्यादा न्यूट्रिएंट्स ले पाएंगे। दूसरा प्रोसेस है फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप कोई फर्मेंटेड चीज़ दूसरी चीज़ में डाल दें जिसको आप फर्मेंट करना चाहते हैं। फर्मेंटेशन जैसे दही होती है, दही एक फर्मेंटेड चीज़ है। पहला तरीका है कोई फर्मेंटेड चीज़ डाल दें, जैसे दही बनाने के लिए हम दूध के अंदर लस्सी डाल देते हैं, लस्सी पहले से फर्मेंटेड चीज़ है। दूसरा तरीका ये होता है कि आप किसी गर्म पानी के अंदर पानी और जिस भी चीज़ को फर्मेंट करना है उसको डाल दें, जैसे पानी के अंदर हम बीज डाल देते हैं वगैरह वगैरह। उसके बाद फर्मेंटेशन के अंदर क्या होता है, फर्मेंटेशन के अंदर जो भी बीजों के अंदर टॉक्सिन्स या जो चीज़ें होती हैं, जैसे ज़मीन के जो इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स और फर्टिलाइज़र्स वगैरह वाले जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं, उन टॉक्सिन्स को न्यूट्रिशन के अंदर तब्दील किया जाता है बैक्टीरिया के ज़रिए। जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो इनके अंदर जो शुगर होती है, जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, उन्हें कन्वर्ट कर देते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के न्यूट्रिएंट्स के लिए, ताकि वो अपनी ग्रोथ बढ़ा सकें। हमारे मैदे के अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं और ये इन्हें एक प्लेस चाहिए, चाहे वो मैदे के अंदर बैक्टीरिया हो डाइजेस्ट कर देंगे, चाहे वो बाहर होंगे ये डाइजेस्ट कर देंगे। लिहाजा बाहर से आधा अधूरा आप डाइजेस्टेड फूड अगर आप खाएंगे तो आपके लिए मुफीद होगा। अब नेक्स्ट चीज़ ये है कि कुछ लोग कहते हैं कि पास्चराइजेशन अच्छी चीज़ है। पास्चराइजेशन का मतलब होता है किसी चीज़ को गर्म करने से उसके अंदर बैक्टीरिया मर जाते हैं, जैसे दूध की पास्चराइजेशन करना। अब इसका एक नुकसान ये है कि अगर आप पास्चराइजेशन करते हैं ना, तो इसके साथ नुकसानदेह बैक्टीरिया तो मरेंगे ही, फ़ायदेमंद भी मर जाएंगे। लिहाजा पास्चराइजेशन से बचें और फर्मेंटेशन एंड स्प्राउटिंग को आप यूज़ करें ज़्यादा से ज़्यादा। उसके बाद अगर आप फर्मेंटेशन का आर्ट सीख जाते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। प्रोबायोटिक्स एक ख़ास किस्म के बैक्टीरिया होते हैं जो मतलब फर्मेंटेशन करते हैं और ये खाने को प्रिजर्व करते हैं, महफूज करते हैं, डिटॉक्सिफाई करते हैं। उसके अंदर कोई हार्मफुल चीज़ होती है तो उसको खा जाते हैं और हमारे खाने को काबिल हज़म बनाते हैं। ये फ्रीज़ करने से और खुश्क करने से भी ज़्यादा अच्छे मेथड हैं अगर आप खाने को महफूज करके रखना चाहते हैं। चौथा और आखिरी चीज़ है फ्रेश और कच्ची सब्जियां खाएं, फ्रेश और कच्चे फ्रूट खाएं। अब फ्रेश क्यों खाएं? फ्रेश के पीछे ये है कि जब भी हम किसी फ्रूट को तोड़ देते हैं किसी दरख्त के साथ से, तो जब वो टूट जाता है तो पौधे का उसके साथ जब कनेक्शन टूटता है और जब वो ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है तो उसके अंदर जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो हमें हार्मफुल टॉक्सिन से बचाते हैं हमारी बॉडी को। टॉक्सिन्स के बारे में बताया, एंटीऑक्सीडेंट्स ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें टॉक्सिन से बचाते हैं हमारी बॉडी के अंदर। तो ऑक्सीजन के साथ जब ये फ्रूट कांटेक्ट में आते हैं तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स की मकदार कम हो जाती है। लिहाजा फ्रूट का फ़ायदा नहीं रहता। लिहाजा आप क्या करें, फ्रेश अगर आपके पास कोई सोर्स है तो आप फ्रेश चीज़ें खाएं और कच्ची खाएं। कच्ची क्यों खाएं? कच्ची खाएंगे तो प्रोसेसिंग कम होगी, प्रोसेसिंग कम होगी तो उनके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स होंगे वो ना ही डिस्टॉर्ट होंगे और ना ही उनकी वैल्यू कम होगी। उसके बाद अगर कोई ऐसी चीज़ है जो आप के लिए इनडाइजेस्टिबल है तो आप उसको थोड़ी प्रोसेसिंग अगर आप कर देते हैं तो उसका कोई ख़ास मसला नहीं है। अक्सर जो ग्रोसरी स्टोर होते हैं वो क्या करते हैं, वो एक तो बिल्कुल पुअर ज़मीन के अंदर उगाते हैं, उसके बाद पकने से पहले ही वो उतार लेते हैं, उसके बाद वो ठंडी जगहों के ऊपर रखते हैं और उनका जो फ्लेवर होता है और जो न्यूट्रिशन होती है वो कम होती रहती है। लिहाजा ये कोशिश करें फ्रेश खाएं और कच्ची खाएं। उसके बाद नेक्स्ट जो मैं चीज़ बता रहा हूँ कि आप इनको जब खाते हैं ना कच्ची चीज़ों को, तो आपको बहुत ज़्यादा मतलब ये है कि ख़ास किस्म के विटामिन्स और मिनरल्स मिलते हैं जो आप मतलब प्रोसेसिंग के बाद हासिल नहीं कर सकते हैं। उसके बाद ये है कि अगर आप कोई मीडियम प्रोसेसिंग कर दें तो कोई ख़ास
प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आप फर्मेंटेशन या स्प्राउटिंग करते हैं तो उससे अच्छी तो और कोई बात हो ही नहीं सकती है ना, उससे तो आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं। हालांकि ये भी कहा जाता है कि फर्मेंटेड एंड स्प्राउटेड फूड्स आर बेटर दैन फ्रेश एंड रॉ, यानी फ्रेश से भी बेटर होते हैं फर्मेंटेड एंड स्प्राउटेड फूड्स। इतना फ़ायदा है फर्मेंटेशन एंड स्प्राउटिंग का। उसके बाद मिल्क के बारे में मैंने आपको बताया है, ये एक ऐसी चीज़ के साथ इनरिच्ड होता है जो हमारी डाइजेस्टिव फंक्शन को बढ़ाता है, और ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं जो हमारी नरिशमेंट को रोक रहे होते हैं उनको ख़त्म करता है। अब इस किताब का जो टेक अवे है, इस समरी का जो टेक अवे है वो ये है कि फ्रेश सीजनल यानी कि नॉट स्टोर्ड, फ्रेश सीजनल अनप्रोसेस्ड स्प्राउटेड फर्मेंटेड वैरायटी फूड्स विद लो GI from hormone-free insecticide and pesticide-free sources eaten in moderation with high fat, low mid protein, low carbs, high exercise, having two base ingredients with combination of variations। अब इसका मतलब ये है कि आप फ्रेश खाएं और मौसमी फल खाएं, उनके ऊपर प्रोसेसिंग नहीं होनी चाहिए। आप उन्हें स्प्राउटिंग कर सकते हैं उनकी, या फर्मेंटेशन कर सकते हैं, और मुख्तलिफ़ किस्म के खाने खाएं जिनकी GI लो हो। GI मतलब उनके अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स की मकदार है वो कम होनी चाहिए। GI मतलब ग्लाइसीमिक इंडेक्स कम होना चाहिए। और हार्मोन फ्री इंसेक्टिसाइड एंड पेस्टिसाइड से भी मतलब होना चाहिए, यानी जो मुख्तलिफ़ किस्म की फर्टिलाइज़र्स और नुकसानदेह मटीरियल होते हैं उनसे अगर वो फ्री हो तो अच्छी बात है। एंड इसको आपने खाना है मॉडरेशन के अंदर, ज़्यादा भी नहीं खाना है। विद हाई फैट होनी चाहिए ज़्यादा, लो मिड होनी चाहिए प्रोटीन, और लो होनी चाहिए कार्बोहाइड्रेट, यानी कार्बोहाइड्रेट सबसे कम होनी चाहिए। और इसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट आपका इंग्रेडिएंट होना चाहिए, एक पिलर होना चाहिए इनमें से, और बाकी साथ में आप कोई चीज़ खा सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।